हेलो बच्चों। पिछली जो क्लास थी अपनी 12th फिजिक्स चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट की, उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कार्बन रजिस्टर एंड इट्स कलर कोड। और हमने बताया था कार्बन रजिस्टर है, उसके कलर कोड के आधार पर उसके रेजिस्टेंस को कैसे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं या कैसे पता लगाते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कि आपके मेटल्स हैं या एलॉय हैं या सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हैं, उनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस प्रकार टेम्परेचर के साथ वेरी होते हैं। अब देखिए, हमको वापस पुराने फॉर्मूले पर लौटना पड़ेगा। हमने जो रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला पढ़ा था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, वेयर m is the mass of electron, n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अर्थात यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। E है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टॉ क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये था आपका। तो ये सारी चीजें है, इसके पर आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक। और रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक। अब रो की वैल्यू लिख दे तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और एल बाई ए। अब देखिए, यदि रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। इसलिए इन फॉर्मूलों के आधार पर हम ये भी बताते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। भाई रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, टाउ जो डिपेंड करेगा वो करता है टेम्परेचर पर डिपेंड। और आपके सेमीकंडक्टर के अंदर हम देखेंगे एन भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। और दूसरा जो आपका है टाउ और एन है, वो नेचर ऑफ आपके जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करते हैं। तो बोलो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। और तो आर किस पर डिपेंड करेगा, देखो रो डिपेंड करेगी, उस पर तो करेगा ही, उसके अलावा लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन फॉर्मूले से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए बच्चों, आपका बात करते हैं फर्स्ट फोर मेटल्स और मेटली कंडक्टर। जैसे आपकी मेटल्स हैं उनके लिए क्या इफेक्ट होगा। देखिए, फोर मेटल्स, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास पर टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, और एन जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी यदि टेम्परेचर बहुत ही वेरी हाई नहीं हो तब तक ये भी लगभग अनडिपेंडेंट रहेगा। तो आपकी तीन चीज हैं, कौन सी, एम एन एंड ई आर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हम लिख सकते हैं बिकॉज एम एंड ई आर कॉन्स्टेंट एंड एन इज नॉट चेंज, अदरवाइज टेम्परेचर इज वेरी हाई। जब तक वेरी हाई टेम्परेचर नहीं होगा तब तक एन भी वेरी नहीं करेगा। अब बात होती है आपकी टाउ की। अब टाउ है क्या, मीन रिलैक्सेशन टाइम, कि आपके मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, ये गया खपाट, फिर कोलिजन हुई खपाट, फिर कोलिजन हुई खपाट, फिर कोलिजन हुई खपाट, फिर कोलिजन हुई, तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। तो आपका जैसे ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, तो कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन है, 1 और 2 ले ले या 2 और 3 ले ले, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन टाइम लेता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और सभी रिलैक्सेशन टाइम का हम एवरेज ले लें, उसे कहेंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम। और आप देखिए, टाइम इक्वल होता है, हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आपकी स्पीड। अब जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन पाथ। तो रिलैक्सेशन पाथ माने लैम्बडा 1 है, लैम्बडा 2, इस तरह से, तो ये तो लैम्बडा है। और स्पीड आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वीडी, ठीक।
या वी आपका एवरेज जो भी हो, तो आपकी स्पीड इसमें देंगे। अब देखिए यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा और ड्यू टू थर्मल एनर्जी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। आपकी स्पीड ले लो, इसको VRMS ले लो, क्योंकि हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो रूट में स्क्वायर स्पीड ले लो, तो लैम्बडा अपॉन VRMS। व्हाट इज लैम्बडा, लैम्बडा इज द मीन फ्री पाथ। व्हाट इज VRMS, रूट में स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका लैम्बडा डिक्रीज होगा। कारण होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका जल्दी मूव करेगा और जल्दी टक्कर कर लेगा, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। तब वाइब्रेट, देखिए जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसकी कोलिजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये तो क्या होगा, ये तो होगा डिक्रीज और ये क्या होगा, इंक्रीज। तो टोटल रिजल्ट क्या हुआ, डिक्रीज, क्योंकि आपका न्यूमरेटर तो डिक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं, आपके टाउ को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब लिखिए ड्यू टू टेम्परेचर द मीन रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज, देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल कंडक्टर इज डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। समझ आ गया। तो जब हम देखिए ये आपका टेम्परेचर है, अर्थात टेम्परेचर जब क्या होगा, इंक्रीज, देन रो इंक्रीज ड्यू टू, हम ये लिख सकते हैं टॉ जो रिलेक्शन टाइम है वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा और न्यूमरेटर में टॉ डिक्रीज होगा तो रो क्या होगा, रो इंक्रीज होगा और जब रो इंक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या रिजल्ट आया, व्हेन टेम्परेचर of increase of temperature of metallic conductor increase, then M and E are constant but mean relaxation time tau decrease with temperature increase. Due to this the resistivity and resistance of a metallic conductor are increased with temperature। ठीक, और ध्यान दीजिए एक आपका आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, जो हम पढ़ेंगे अभी, क्या आएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस अल्फा है। यदि ये टेम्परेचर के साथ यदि रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है तो अल्फा पॉजिटिव होता है और डिक्रीज होती है तो आपका माइनस होता है। ध्यान दीजिए यदि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एक चीज इंक्रीज हो और दूसरी भी इंक्रीज हो तो पॉजिटिव है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपका रिजल्ट बढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ और तुम कमज़ोर होते जा रहे हो तो नेगेटिव बात है। तो जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, तो वो पॉजिटिव कब होगा, ध्यान दीजिए अल्फा पॉजिटिव तब होगा जब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो तो अल्फा पॉजिटिव कहलाता है, और यदि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो तो अल्फा नेगेटिव कहलाता है। तो मेटलिक कंडक्टर के लिए हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर आपका जो अल्फा है वो यहाँ पर क्या होगा, बोलो पॉजिटिव। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी मेटल के लिए, जैसे कॉपर के लिए कोई ग्राफ कैसे होगा। कई बार एग्जाम में ग्राफ पूछ लेता है, ठीक, आपका कोई भी मेटल ले, कॉपर ले ले, कोई भी आयरन वगैरह। तो देखिए कॉपर के लिए आपका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, ये तो है आपकी रेजिस्टिविटी और ये है आपका टेम्परेचर, ठीक। तो आपका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से आपकी वैल्यू होता है। ये आपका ग्राफ कि जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक। तो ये मेटल कंडक्टर है। अब एक्चुअली क्या है, हमें कुछ ऐसे मेटेरियल की आवश्यकता होती है विशेष तौर से एक्सपेरिमेंट में, जैसे हमारे 12th फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट है, आपके पोटेंशियोमीटर के, मीटर ब्रिज के, इनमें एक वायर होता है। उस वायर का जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होनी चाहिए।
टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमें ऐसे मटेरियल की जो आवश्यकता है कि जिसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर लगभग डिपेंड नहीं करे। ठीक, तो ऐसे जो मटेरियल है वो होते हैं एलॉय, जैसे आपके मैग्नीन, कौन सा, मैग्नीन और निक्रोम और कॉन्स्टेंटन, ये आपके 3 एलॉय आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, मैग्नीन, निक्रोम और कॉन्स्टेंटन, ये आपके एलॉय है। ठीक है, एलॉय। इन एलॉयों की क्या खासियत होती है कि इनकी रेसिस्टिविटी वो हाई होती है। दूसरा रो है जो टेम्परेचर पर लगभग अनडिपेंडेंट होती है, अर्थात टेम्परेचर को चेंज करने पर रेसिस्टिविटी लगभग न के बराबर चेंज होती है, बहुत कम चेंज होती है। तो ये जो एलॉय हैं इनका यूज हम किस में करते हैं, मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, पोटेंशियोमीटर। ये 12th प्रैक्टिकल के वायवे में अक्सर पूछता है कि आपका मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आ गया तो पूछेगा वायर किसका बना है, तो आप कहोगे मैग्नीन, निक्रोम और कॉन्स्टेंटन एलॉय में से किसी का बना हुआ है। आप कहोगे इन एलॉय को क्यों लेते हैं, तो आप कहोगे इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम वेरी करती है। ठीक, तो आपके जो एलॉय होते हैं, इन एलॉय इनके लिए ग्राफ इस तरह का होता है, इस प्रकार का होगा कि जैसे निक्रोम के लिए ग्राफ बना दें तो ये क्या आपकी रेजिस्टिविटी और ये क्या आपका टेम्परेचर। तो देखो एलॉय के लिए तो नहीं कहेंगे चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम चेंज होगा। यदि देखो ग्राफ बिल्कुल पैरेलल था जब तो चेंज नहीं करता, लेकिन पैरेलल तो नहीं होता, हर किसी स्लोप पर होता है, अर्थात चेंज तो होगा टेम्परेचर लेकिन बहुत ही कम वेरी होगा। आपने देखा था कि मेटल के लिए तो ग्राफ बिल्कुल खड़ा हो गया यूं, तो यहाँ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, यहाँ बहुत ही कम चेंज हो रहा है। ठीक, तो आपकी रेसिस्टिविटी इन एलॉय की टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम वेरी करती है। इस कारण इनका यूज हम किस में, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स में करते हैं। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर कि उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस प्रकार वेरी होती है। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, इनकी कंडक्टिविटी अर्थात ये करंट को कैसे फॉलो करते हैं। एक्चुअली क्या है, डिटेल में तो हम सेमीकंडक्टर के बारे में आपका एक यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है कि यहाँ पर इनको बोलते हैं बैंड। ये जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं तो कुछ एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बैंड। तो जो आपके ऊपर जो आपकी एक पट्टी बना रखी है इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, नीचे आपके वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में आपके क्या होंगे कि वैलेंस बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बंधित अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड में जो बंधित हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। लेकिन यदि एनर्जी देके उन इलेक्ट्रॉनों को उस बॉन्ड से निकाल दें तो वो फ्री हो जाते हैं। किसके लिए, करंट के लिए, करंट के कंडक्शन के लिए वो फ्री हो जाएंगे और करंट को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कंडक्शन बैंड में। एक्चुअली क्या है, ये उनकी एनर्जी के लेवल को बताता है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, बंधा हुआ है, तो उसको मानते हैं कि वो वैलेंस बैंड में, उसकी एनर्जी कम है। और यदि इलेक्ट्रॉन को हम टेम्परेचर देके एनर्जी दे दें तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो उस बॉन्ड में से निकल जाएगा और ये मानते हैं कि वो इस लेवल का है। तो एनर्जी के लेवल्स हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल का है तो हम मानेंगे कि वो कंडक्शन बैंड में है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यदि वो वैलेंस बैंड में है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है। और जब भी आपके बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पर एक वैकेंसी आ जाएगी और जो संबंधित एटम्स हैं बॉन्ड में उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उन्हें हम बोलते हैं होल। तो होल होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज और ये होंगे आपके नेगेटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो दोनों ही चलेंगे, उनके कारण क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो ये तो आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड।
ये कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है और ये वैलेंस बैंड का आप क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। और इन एनर्जियों का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अर्थात इस जो आपको जो मैंने गैप बना रखा है, इस एनर्जी का लेवल, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब जिनके लिए आपके मेटल होते हैं उनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है। इसलिए इजी वे में जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे वो कंडक्शन बैंड में होंगे और वो आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन करते हैं। लेकिन आपके जो सेमीकंडक्टर है उसमें एनर्जी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, कम होता है। Eg की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी और इंसुलेटर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगी। ये आपका कौन सा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसलिए आपका कौन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, वो हम इस एनर्जी गैप के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं वही रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, रो इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वायर टॉप। अब यहाँ पर क्या होगा कि m भाई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होगा। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी क्या है, कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होगा। अब दो चीज होगी, ये क्या है, अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, तो यहाँ पर हम इनको बोलते हैं करंट कैरियर और चार्ज कैरियर, चार्ज को ले जाने वाले या करंट को ले जाने वाले। तो आपके मेटल में तो करंट कैरियर एक ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर में दो हो गई, क्या क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक क्या हो गया, होल। तो ये आपके कहलाते हैं चार्ज कैरियर और करंट कैरियर। तो आपके चार्ज कैरियर या करंट कैरियर है वो क्या है, एन, वो है एन आपके। अब देखिए यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो मैंने बताया था यहाँ बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं उनको क्या मिलेगी, एनर्जी, और वो बॉन्ड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो बताओ टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर मिलेंगे, इसका मतलब एन इंक्रीज होगा। तो अब देखो जब हम टेम्परेचर को क्या किया हमने, इंक्रीज, तो एन क्या हुआ, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पहुंच गए और इलेक्ट्रॉन होल के हमें और पेयर मिल गए, ठीक, एन इंक्रीज हुआ। अब बात सब टॉ का क्या होगा भाई, ये तो बताया था कि ये तो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी और मीन रिलेक्शन पाथ कम होगा जैसे मेटल कंडक्टर में। अब टाउ क्या हो गया, अब टाउ हो गया डिक्रीज। अब दोनों में रस्साकसी चल रही है, जो एन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, एन का काम क्या है कि रेसिस्टिविटी को क्या करें, डाउन करें, रो को, और टॉ क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये करें रेसिस्टिविटी को इंक्रीज करें। तो दो इफेक्ट हो गए एक साथ, एक कह रहा है रेसिस्टिविटी को बढ़ाऊंगा और दूसरा कह रहा है रेसिस्टिविटी को घटाऊंगा। समझ में आ गया कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपके फ्री चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, एन, और जब एन इंक्रीज होगी तो फॉर्मूले से देखो रेसिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरी तरफ जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका मीन रिलेक्शन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, इससे रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका नेट रिजल्ट क्या है कि साहब ये बताओ कि रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अब ये बताऊं मैं आपसे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, अब मुझे कोई इधर से 10 न्यूटन फोर्स से खींचे, इधर 5 न्यूटन, तो किधर जाऊंगा, आपको सब इधर फोर्स ज्यादा, इधर जाएंगे। तो इन दोनों में से जो इफेक्ट ज्यादा काम का होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, काम वो होगा। तो एन का जो इंक्रीज का इफेक्ट है, एन का जो इफेक्ट है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टॉ के इफेक्ट, कि आपका एन में जो इंक्रीमेंट होता है वो मेन रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीमेंट है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसलिए नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट ये होगा कि रेसिस्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है
तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जिसे कहते हैं अल्फा, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, कि इनमें तो देखो हमने क्या सीखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले में मास और इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, एन इंक्रीज होता है, टॉ डिक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीमेंट इज एन